ये कागज में चीजों को जिंदा रखते हैं, कागज नहीं मरता। और जब जरूरत होती है तो उसको जो है कूड़े के ढेर में से निकालते हैं और कहते हैं कि हमने तो 10 साल पहले आपके खिलाफ मुकदमा कायम किया था। बिल्कुल। मकान आप बुलडोजर हाथ चला के ध्वस्तीकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 10 साल पहले आपका चालान कर रखा था कि आपने जो है बिना हम्म, नक्शे के या गलत ढंग से बनाया है या ये किया। तो 10 साल तक क्या कर रहे थे, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या बिल्कुल होनी 10 साल बाद अचानक आपको राजनीतिक विरोध प्रतिशोध की भावना आ गई या राजनीतिक विरोध का इशू उत्पन्न हो गया तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो उसी तरह ये ईडी में जो है मामले को दर्ज करा के जागृता अवस्था में रखते हैं। 9 मार्च 2011 की बात है। चाहिए। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सीबीआई ने हम्म। तब अमित शाह के बारे में कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि वह हम्म। धमकी और जबरदस्ती करने वाले गैंग को चलाते हैं। बहुत ही खतरनाक खेल जो है केंद्र सरकार के अधीन ईडी के द्वारा चलाया जा रहा है। कैसे? हम्म। एक और आप तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक हल्ला बोल करने का पोस्टर जो है अपने चेहरे पर चपका रखा है कि हम जो है हम्म। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें भी आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप विपक्ष के खिलाफ तो तथाकथित भ्रष्टाचार का जो है कार्रवाई करने का जो है स्वांग रच रहे हैं, अपने लोगों के प्रति आप नहीं रच रहे हैं, क्योंकि जो आप में आ जाता है उधर का भी तो उसके खिलाफ भी सब बंद हो जाता है। जयराम रमेश ने डेटा के साथ ये आरोप लगाया कि जो वेबसाइट पर चंदे वाली वेबसाइट है उसके ऊपर है कि लगभग 30 कंपनियों से बीजेपी ने 333 करोड़ रुपए वसूले हैं, मतलब मिले हैं उनको चंदे के रूप में। ये वो 30 कंपनियां हैं जहां चंदा वसूली के पहले ईडी ने छापा डाला था। ईडी दिखाओ चंदा पाओ। क्या बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए क्या ईडी के खौफ से मिले? ये मैं नहीं कह रहा। जयराम रमेश ने, कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि 23 कंपनियों से ईडी ने अपरोक्ष रूप से उगाही करके बीजेपी को चंदा दिलवाया। आखिर पूरा क्या मामला है? ईडी कैसे काम करती है? क्या सरकार को ईडी फेवर कर रही है? क्या सरकार के लिए ईडी चंदा उगाही कर रही है? तमाम मसलों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जेपी सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं और राजनीति को अच्छे तरीके से देखते हैं, कांग्रेस की को भी, बीजेपी को भी। आखिर जयराम रमेश ने इतना बड़ा आरोप लगाया, इसके पीछे क्या मायने हैं? जेपी सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, 23 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयराम रमेश ने डेटा के साथ ये आरोप लगाया कि जो वेबसाइट पर चंदे वाली वेबसाइट है उसके ऊपर है कि लगभग 30 कंपनियों से बीजेपी ने 333 करोड़ रुपए वसूले हैं, मतलब मिले हैं उनको चंदे के रूप में। ये वो 30 कंपनियां हैं जहां चंदा वसूली के पहले ईडी ने छापा डाला था। जब ईडी ने छापा डाला कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, तो जब वो बेल पे छूटे तो उन्होंने जो है वो बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तब से उनका मामला दाखिल दफ्तर है। ईडी की में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपने 1 अप्रैल 1916 में जो छापा, मैंने हम ये प्रतीकात्मक बता रहे हैं, जो आपने कहीं छापा डाला, अरेस्ट किया, वो जमानत पर छूटा, जो भी हुआ, उसमें अभी जो है 2024 आ गया है, अभी तक आपने उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई उसमें चार्जशीट नहीं दाखिल की। कोई आंकड़ा कहीं नहीं है कि इन्होंने कितने लोगों पर कार्रवाई शुरू की और कितने कितने साल से वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। डर के मारे कोई जो है आरटीआई से भी नहीं पूछता कि ऐसा ना हो कि पूछे तो उन्हीं के यहाँ जो है ईडी पहुंच जाए समय। अब आप ये समझिए, इसका मोडस ऑपरेंडाई बहुत ही खतरनाक खेल जो है केंद्र सरकार के अधीन ईडी के द्वारा चलाया जा रहा है। कैसे? एक और आप
तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक हल्ला बोल करने का पोस्टर जो है अपने चेहरे पर चिपका रखा है कि हम जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें भी आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप विपक्ष के खिलाफ तो तथाकथित भ्रष्टाचार का जो है कार्रवाई करने का जो है स्वांग रच रहे हैं, अपने लोगों के प्रति आप नहीं रच रहे, क्योंकि जो आप में आ जाता है उधर का भी तो उसके खिलाफ भी सब बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ खेल दूसरा है मेरे हिसाब से। ये मेरे पत्रकारिता के जो अंतर्दृष्टि है उसके अनुसार खेल ये है कि आप माहौल बनाइए कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप उसमें नेताओं को टारगेट पे रखिए, उसी पर बहस चलती रहेगी। उसकी आड़ में जब आप कंपनियों पर भी डालते हैं और डालने के बाद उससे पैसा लेके उनका मामला ठंडे बस्ते में डाल देते हैं तो ये कोई ध्यान भी नहीं देगा। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब आप इधर दिखा रहे हैं आप बहुत बड़े ईमानदार हैं, आप सब पे डाल रहे हैं, उसी के आड़ में आता है कि भाई 10 कंपनियों पर भी डाला, लेकिन उन 10 कंपनियों पर बाद में हुआ क्या ये बताने वाला कौन है। ये उसी तरह है जैसे आप नेताओं पर भी डालते हैं, उनको आप प्रताड़ित करते हैं, उनको आप परेशान करते हैं, लेकिन अंत में जो है ढाक के 3 पात निकलते हैं, ना आपकी चार्जशीट दाखिल होती है, ना आपको सबूत मिलते हैं। जो आप सीजर भी किए रहते हैं वो पीएमएलए आपके क्या कहते हैं न्यायाधिकरण से जो है रिलीज हो जाता है, जैसे मीसा भारती का रिलीज हो गया, चिदम्बरम का रिलीज हो गया, ऐसे बहुत लोगों का है। और सीज करते हैं तो गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा के देता है, और जब वो रिलीज हो जाता है तो उसका कहीं खबर तक नहीं आती। तो कहने का मतलब कि आप नेताओं की आड़ में आप कंपनियों को सिद्ध कर रहे हैं, मतलब नेताओं पर आप एक प्रताड़ना का आरोप भी लगा रहे हैं, उनकी जनता में उनकी छवि को भी धूमिल करने की बहुत बेईमान है, लेकिन आप उसकी आड़ में दरअसल कंपनियों से वसूली कर रहे हैं। मामला यहाँ ये आ गया। इस पर जो है केसी वेणुगोपाल ने एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी है सीतारमण को, और कोर्ट में जाने के लिए भी कहा है। लेकिन इसके साथ, जब तक इसके साथ अमित शाह जी के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक कहानी अधूरी रहेगी। जी, अमित शाह का मामला यह है कि तुलसीराम प्रजापति का जो मुठभेड़ हुआ था, उस तुलसीराम प्रजापति की मां जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, और ये बात जो है 1911 की है। 1911, अभी चल रहा है 24, 13 साल पहले की बात है। लेकिन 2011 सर, 2011, हाँ 2000, अरे हाँ सॉरी 1911, 2011 9 मार्च 2011 की बात है। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सीबीआई ने तब अमित शाह के बारे में कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि वह धमकी और जबरदस्ती करने वाले गैंग को चलाते हैं। और वही सीबीआई जब 2014 में सरकार बदली थी, तो बदलने के बाद उसने कोर्ट में अपनी बात से वो मुकर गई और अमित शाह जो है वहां से छूट गए। अमित शाह की वकालत जो है राम जेठमलानी कर रहे थे, और तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन की ओर से केटी तुलसी पैरवी कर रहे थे। राम जेठमलानी तो अब नहीं है, केटी तुलसी अभी भी हैं। आप दिल्ली में उनसे संपर्क करके इस मामले में उनसे अलग से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। वो कोई डरपोक वकील नहीं है, वो तो चोटी के क्रिमिनल वकीलों में शामिल है। सीबीआई ने कहा था कि शाह का गैंग नेताओं, पुलिस और क्रिमिनल का गठजोड़ है। ईडी क्या है? ईडी भी सरकार और पुलिस और क्रिमिनल का सब गठजोड़ है कि किस तरह नेताओं के खिलाफ जो है वो आपका जो है मुखौटा लगा करके आप कंपनियों के यहाँ छापा डालते हैं, फिर उसे लेकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। ये जब ये 23 में, ये क्या कहते हैं 23 फरवरी को जब जयराम रमेश ने आरोप लगाया, तब से ईडी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, तब से उन्होंने चुप्पी साध रखी है, और ईडी भी संयोग से गृह मंत्री के ही डायरेक्ट कंट्रोल में है। सीबीआई ने तब जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस बीएस चौहान की पीठ के सामने कहा था कि शाह गुजरात में राजनीति, पुलिस और अपराधी के गठजोड़ से जबरन वसूली और धमकी का रैकेट चलाते हैं। अभी क्या है?
आपने जो है वो जब धमकी दिया कि तुमको ईडी में बंद कर देंगे, पकड़ भी लिया, ये भी लिया, उसके बाद अनवर खान ने डील हुई, आपने छोड़ के पैसा वसूल लिया पार्टी के चंदे के नाम पर। तो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और बिना जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे कितना आपको पहुंचाया, ये शोध का विषय, ये जांच का विषय है, बहुत उच्च स्तरीय। इसमें हम क्या कहें। इसमें तो जो कंपनियों के लोग जो अरेस्ट हुए थे उनको उल्टा लटकाए, तो अपने आप सब बकर बकर कबूल देंगे, आपसे बता रहे हैं। तब अमित शाह के वकील राम जेठमलानी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि साहब ये तो उनको टारगेट किया जा रहा है, मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे वहां। तो सुप्रीम कोर्ट तुलसीराम प्रजापति की मां नर्मदा बाई की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। नर्मदा बाई ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में बारे में कहा जाता है कि वह प्रायोजित था, एनकाउंटर महज नाटक था। तब नर्मदा बाई ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस को मुंबई कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात कही थी। अब 2014 में जब सीबीआई पलटी मार गई तो उनको राहत मिल गई, क्योंकि सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह की अर्जी पर फैसला सुनाते उनके सभी लगे आरोप खारिज कर दिए। अब यह पता चला, अभी तक यह नहीं पता चला था उस समय की केंद्रीय जांच एजेंसी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी कि नहीं। अपील नहीं किया, न हाई कोर्ट में किया, न सुप्रीम कोर्ट में किया। तब सीबीआई ने शाह के बारे में कहा कि आकलन कितना सख्त था, लेकिन अब उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया। आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। तो ये इसको आप जो है वो ईडी से जोड़ करके देखिए। आप ईडी से जब इसको जोड़ेंगे कि भाई ईडी ने छापा मारा, अरेस्ट किया, अखबारों में खबर छपी, इतने परिसरों में छापे मारे गए, ये हुआ वो हुआ, वो जेल गए, जेल से छूट भी गए। जबकि पीएमएलए में जो है छूटना कितना मुश्किल है, बिना ईडी की मिलीभगत के छूटना भी बहुत कठिन काम है। और छूटने के बाद अभी तक फिर जो है सब ठंडे बस्ते में 13 साल से। मैं तो ये मांग कर रहा हूं आपके माध्यम से, अंबेडकर नामा के माध्यम से, कि वो जो 30 लाख के लगभग कंपनियां जिन्होंने 333 करोड़ रुपया छापे के दर से दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड या क्या दिया, उनका जो है ये बताया कि वो ईडी में आगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जो पकड़ के उनको अरेस्ट किया था और जो उनको जेल भेजा था। तो उसमें चार्जशीट दाखिल हुई नहीं हुई, चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान लिया नहीं लिया, इसका जो है खुलासा जो है वो क्या कहते हैं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना इसका खुलासा किए ये बात जो है वो क्या कहते हैं साफ नहीं होगी। अब देखिए, इस पर राहुल गांधी ने भी एक्सपर्ट ट्वीट किया था। देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया। उन्होंने तो इंगित भी कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। उन्होंने इसको लेकर तंग कसा कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल लो, बिजनेस लो की योजना के बारे में पता है। अब 23 फरवरी को वेणुगोपाल ने जो है वित्त मंत्री को पत्र लिखा, और रमेश ने तो यहां तक पूछा वित्त मंत्री से कि क्या इस भाजपा के वित्त पर एक श्वेत पत्र जो है वो क्या कहते हैं भाजपा लाएगी, न केवल स्रोतों पर बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे कारपोरेट कंपनियों को उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके दान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मतलब आप समझिए कितनी सफाई से क्या हो रहा है। आपके यहाँ छापा पड़ा, अखबारों में खबर छपी कि भाई सोनू जी के यहाँ छापा पड़ा, कुछ मिले या ना मिले, छापा पड़ा माने चोर है। उसके बाद आपको अरेस्ट भी कर लिया कि सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, आप जेल गए। वहां जो है पता चला कि कुछ दिन में डील हो गई, तो आपने एप्लीकेशन डाली कि साहब हमारे खिलाफ कोई जो है सबूत नहीं है, हमको छोड़ा जाए। वहां ईडी जो है वो क्या कहते हैं कि ईडी का वकील वहां मिली भगत से खड़ा हो गया ईडी डायरेक्शन पर कि हाँ सर अभी जांच चल रही है, अभी सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। तो कोर्ट ये देखेगा ना सबूत है कि नहीं। उन्होंने आपको रिहा कर दिया, और रिहा कर दिया तो आपने बाहर निकलते ही जो है भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो मान लिया रिकॉर्ड आ गया, और जो आरजी रिकॉर्ड है वो कहाँ गया माल, वो माल कहाँ गया आपसे। तो
उन्होंने यहाँ तक पूछा केसी वेणुगोपाल ने कि अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या आप उन घटनाओं की क्रोनोलॉजी पर बिंदु दर बिंदु खंडन पेश करने के लिए तैयार हैं जिनके कारण भाजपा का खजाना भर गया। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद कहा जा रहा है कि भाजपा के पास 650 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड का वसूला हुआ है। 650 करोड़, 1-2 रुपया नहीं। यदि आप तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है तो क्या आप भाजपा के लिए चंदा लूटने के इन संदिग्ध सौदों को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए खुद को पेश करने के लिए तैयार हैं? रमेश ने ये भी पूछा। रमेश ने तो यहां तक मांग की है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच कराई जाए, ये जो चंदा कांड। और उन्होंने कहा कि जो है ये सारा जो है उनके उस पर आंकड़े में उपलब्ध है कि किस कंपनी ने कितना इलेक्ट्रोल वो जो है मतलब चंदा मिला और कहाँ मिला, कैसे मिला, आपको बता। बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है कि इतना लंबा घोटाला इस तरह ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे हो रही है। दिखाया जा रहा है नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों पर भी अंदर खाने। आपने देखा भी होगा कि एक जो है वो घूस लेते हुए एक जो है क्या कहते हैं ईडी का अधिकारी वहां पकड़ा गया। तो जो आदमी आपके दबाव में आपके लिए चंदा वसूलेगा वो अपने लिए नहीं वसूलेगा बिल्कुल। कि वो अपने लिए छोड़ देगा। दूसरी बात यह है कि हम तो कह रहे हैं कि ईडी में जो अब तक लोग रहे हैं उनका जो है आप क्या कहते हैं सर्वे से जांच करा के देख लीजिए कि उनकी जो घोषित आमदनी थी और जो अभी वर्तमान उनकी जो है हैसियत है वो क्या उनकी घोषित आमदनी के अनुसार है या जो है क्या कहते हैं मतलब जो ऊपर झापर का मामला है उसके अनुसार। ये स्थिति है। आप बताइए सुन जी। जयराम रमेश बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये सही है? जी क्या जयराम जी रमेश या तमाम नेता, तमाम हाँ विपक्षी नेता जो ईडी की हाँ कार्रवाई पर चंदे पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ क्या वो हाँ उसी डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के भी हमारे यहाँ भी जांच हो कि हमको पैसे कैसे मिले, हम बताने के लिए तैयार हैं? सवाल इस बात का है कि वो पहले अपने यहाँ जांच कराए। जो रिसीविंग एंड पर है वही क्यों कहे कि हमारी जांच करो। पहले तो जो सत्ता में है उसकी जवाबदेही है कि वो अपने को पाक साफ करे। वो तो उनकी जांच कर ही रही है। उनके तो अधिकांश नेता उनके राडार पर हैं और राडार पर हैं और वो उनके खिलाफ कुछ पा भी नहीं रही है। अब आप सोचिए कि जो सबसे बड़ा आइकन है वित्त मंत्री रहे हैं चिदम्बरम, उनको गिरफ्तार किया, उनके लड़के को गिरफ्तार किया, उनका जोर बाग का बंगला सीज किया, जोर बाग का बंगला रिलीज हो गया। मीसा भारती का फार्म हाउस दिल्ली में सीज किया, यह कह करके कि ये जो है क्या कहते हैं कैश फॉर जॉब स्कीम से जो पैसा मिला उससे खरीदा गया। उस पर आप सबूत नहीं पेश कर पाए, वो रिलीज हो गया। अब आपने फिर जो चुनाव आ गया तो लालू प्रसाद यादव की पत्नी तेजस्वी इनके ऊपर जो है आपने उसका जो है क्या कहते हैं फिर से जो है उनको सम्मन जारी किया तो फिर ये किया। आप तो मरी हुई चीज को लगातार जागृत कर रहे हैं। इनका इनका हाल जानते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों से प्रेरणा ली। अब आप पूछें कैसे। ये कागज में चीजों को जिंदा रखते हैं। कागज नहीं मरता और जब जरूरत होती है तो उसको जो है कूड़े के ढेर में से निकालते हैं और कहते हैं कि हमने तो 10 साल पहले आपके खिलाफ मुकदमा कायम किया था। मकान आप बुलडोजर आज चला के ध्वस्तीकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 10 साल पहले आपका चालान कर रखा था कि आपने जो बिना नक्शे के या गलत ढंग से बनाया है या ये किया। तो 10 साल तक क्या कर रहे थे, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या 10 साल बाद अचानक आपको राजनीतिक विरोध प्रतिशोध की भावना आ गई या राजनीतिक विरोध का इशू उत्पन्न हो गया तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो उसी तरह ये ईडी में जो है मामले को दर्ज करा के जागृता अवस्था में रखते हैं। मतलब वो डस्ट उस पर पड़ी रहती है लेकिन जब चाहे उसको जो है जागृत कर दे, उस डस्ट को ऐसे झाड़े और कहे ये है। हम तो 8 साल से आपकी जांच कर रहे हैं, अभी तक सबूत नहीं मिला इसलिए कार्रवाई नहीं किया। अब सबूत मिल रहा है इसलिए कार्रवाई कर रहे। इसका कोई जवाब है? आखिर किसी को भी अंतहीन फांसी के फंदे पर अब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर किसी को फांसी की सजा हुई और जेल में वो अनंत काल तक बंद है तो इतने ट्राउमा में है उसका कि हमको फांसी दे दी जाएगी, जो उसका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है इतने साल तक बंद है इसलिए अब इसको फांसी नहीं होगी। क्या ईडी के लिए है कोई सीमा? ठीक कि आपने चार्जशीट नहीं दाखिल की, आप इतने दिन से लंबित किए हुए हैं तो उसकी जो है उसकी नवैयत क्या है उसकी जांच की?
अच्छा सर, एक लीगल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश दे सकता है कि जितने पैसे लिए गए हैं या इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे के फॉर्म में आए हैं, उसको रीडाइवर्ट कर दिया जाए, उसी जगह वापस कर दिया जाए, क्योंकि अवैध था, किसी पार्टी को कोई अब चंदा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट 142 में कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पार्टियां कह सकते हैं कि भाई हमने ये चंदा लिया था, हमने उसको अपने जो है चुनावी मतलब उसमें खर्च कर दिया, हम्म। तो हम जो खर्चा किया हुआ पैसा कहाँ से लाके देंगे। वो कोई हम्म। व्यक्ति तो है नहीं, वो तो चंदे से ही चलने वाली पार्टियां हैं, उनका तो टोटल फंड ही चंदे से आता है, उनको कहीं हम्म। से कोई अनुदान तो मिलता नहीं है। इसलिए हम्म। ये निर्णय अव्यवहारिक होगा। लेकिन हम्म। उन्होंने ये कहा कि इस बीच में जो पैसा जमा है, वो पैसा हम्म। अगर पार्टियों ने नहीं निकाला है तो अब नहीं निकाल पाएंगे, उसको जो है जिन्होंने दिया उनको वापस कर दिया जाए। फिर जो हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है वो आप सारा जो है वो जो है जमा कीजिए, सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग को उसको मार्च का महीना है शायद, पहला या दूसरा था, तब उसको अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करे। जब वो प्रदर्शित करेगा तब पंडोरा बॉक्स खुलेगा, अभी तो केवल आदेश हम्म। है। अभी तो सरकार भी इसका अध्ययन कर रही है कि इससे कैसे निपटें, इसको हम्म। कैसे निपटाएं। प्रशांत भूषण वैसे वकील जो जो ऐसे पार्टी थे इस मामले में, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर सरकार किसी भी प्रकार इसको पलटेगी नहीं तो सरकार बड़ी मुसीबत में फंसेगी। तो हम्म। हर आदमी निगाह लगाए, हर आदमी, जैसे इन्होंने ढूंढ के 33 कंपनियों का निकाल दिया कि इतना करोड़ रुपया इन्होंने उनको जो है जेल में भेज करके और धमकी के नाम पर वसूला। तो हम्म। इस समय लोकतंत्र है, और हर आदमी जो है उसमें निगाह लगाए हुए कि क्या होता है, कौन सा जो है आता है, कितना पैसा किस कंपनी ने दिया उसका नाम आता है, नहीं आता। फिर जिन कंपनियों ने मान ली विपक्ष को दिया, उन कंपनियों के खिलाफ जो है ईडी फिर से जांच शुरू करेगी कि नहीं करेगी, कि उनको तो सरकार को तो मालूम हो जाता है कि किस हम्म। कंपनी ने किसको दिया है। तो ये हम्म। सब बहुत से कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं। लेकिन हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये निर्णय दे दिया है, तो देने के बाद अब ये निर्णय नहीं आएगा कि जितने पैसे आपको दिए गए हैं सब वापस कीजिए, क्योंकि जो खर्च हो चुके हैं पैसे वो कहाँ से आपको वापस। अब गंगा जल में जो धारा बाहर निकल के गंगा सागर में मिल गई, उसको फिर से कैसे गंगा मिल जाएंगे आप। अच्छा, एक दूसरा और लॉजिकल सवाल ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कि 24 में सत्ता बदल रही है और जिन कारोबारियों से जबरन या अवैध तरीके से ईडी के द्वारा पैसे की वसूली हुई, क्या वो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस में एफआईआर कर सकते हैं कि हमसे जबरदस्ती उगाही करवाई गई या हमसे जबरदस्ती लिया गया? कोई व्यापारी सत्ता पक्ष से लड़ना नहीं चाहता। नहीं, सत्ता तमाम परिवर्तन में होने के सब, बाद की बात कर रहा हूँ, नहीं, अगर 24 में सत्ता। सत्ता परिवर्तन भी हो जाए तो कुर्सी का चरित्र एक होता है। कोई व्यापारी लड़ना नहीं चाहता, कोई व्यापारी जिसको व्यापार नहीं करना होगा वही लड़ेगा। कोई व्यापारी हम्म। इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि इतने लूप होल्स हैं कि सरकार हम्म। तरह तरह से प्रताड़ित कर सकती है। जब एक जो है विजिल ब्लोअर को प्रताड़ित करती है तो व्यापारी उसके हम्म। पास वो लोन ले रखा, उसने उसका विदेश से मान ली कुछ लेन देन का कारोबार हो, कुछ भी हो, सरकार 36 प्रकार का कागज मांग के उसको परेशान कर सकती है। और सरकार हम्म। का चरित्र तो एक ही होता है। अगर सरकार बदलेगी तो जो सरकार में शामिल होकर के आप सरकार के लिए ओवर डूइंग कर रहे हैं, हम्म। क्या वो कल जो है वो सरकार बदलते हटा दिए जाएंगे, क्या वही जो है सिस्टम के पुर्जे के रूप में रहेंगे। हम्म। और फिर उन्होंने जो उसमें व्यक्तिगत लाभ लिया है तो उसको कैसे जो है वो निगेट करेंगे, क्योंकि अगला तो आगे कहेगा कि तुमने इतना हमसे तुमने भी लिया है, तो लाओ दो, हम्म। बड़ा भारी कानूनची बन रहे हो। तो हम्म। ये सब नहीं होता, आपसे बता रहे हैं, आमतौर पर ये सब नहीं होता। अपवाद स्वरूप कोई कर दे बात अलग है, अदरवाइज नहीं होता। जी। इसको कैसे समराइज करें पूरे मामले को सर? क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? नहीं, पूरे मामले को ये समझाई कीजिए कि जो गुंडा टैक्स की वसूली, जो अवैध वसूली, जो एक्सटॉर्शन का जो आपका क्या कहते हैं पॉलिटिकल क्रिमिनल, और वो गठजोड़ जो है जिस तरह चल रहा है, वो गठजोड़ अगर सरकारी स्तर पर अब चलाया जा रहा है तो ये देश के लिए कितना दुर्भाग्य की बात हम्म। कि सत्ता में बैठे लोग इस तरह का जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने क्रियाकलाप कर रखा है। अब अगर भंडारी ही भंडार को जो है चोरी करेगा, खाएगा, तो भंडार कहाँ बचेगा, आप बताइए। हम्म। ये तो गिरावट के हम लोग बहुत ही घटिया दौर में चल रहे हैं, कि जिस तरह आप बाहर एक्सटार्सन कर रहे हैं उस तरह आप जो है सरकार में बैठ के सरकारी मशीनरी से एक्सटार्सन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। हम्म। नाम एक्सटार्सन का नहीं है, नाम चंदे का है या जो भी है, यहाँ पे बता। और उसके लिए कि पहले आप उनको गिरफ्तार कर देते हैं, क्या होता है
जब हफ्ता वसूली लोग गुंडे करते हैं तो यही करते हैं ना कि नहीं दोगे तो मार देंगे, एक आध को मार भी देते हैं, गोली भी चल जाती है, तो उसके बाद बाकी लोग डर के मारे देने लगते हैं। तो ये तो हफ्ता वसूली जैसा मामला हो गया, आपसे बताया जो उनका आरोप है, मैं नहीं कह जी रहा हूं कुछ। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। उस आरोप का अभी तक खंडन नहीं किया गया, न ये सरकार के उससे स्तर बड़ी से बात है। खंडन किया गया। हाँ, और जो 30 कंपनियां उन्होंने की, उन 30 कंपनियों की तरफ से भी आता कि नहीं हमने कोई शासन में चंदा नहीं दिया है, हम्म उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है, हम्म क्योंकि नाम तो आया नहीं है। नाम तो अब जब आएगा तो उसके बाद देखिए कितना जो है वो क्या कहते हैं उसके ऊपर भी ठंडा वाद उठेगा। हम्म। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे जेपी सिंह साहब और ये समझा रहे थे कि चंदे का धंधा अगर सरकार के संरक्षण में या सरकार ही चंदा उगाही के नाम पर धंधा करने लगे, एक्सटॉर्शन करने लगे, तो आम जनता कहाँ जाए, कहाँ गुहार लगाए। यही देखना नहीं, लाजिम। यही नहीं, आपने जो पॉलिटिशियन को जो आपने क्या कहते हैं टारगेट किया है, तो उनको आपने केवल उनका चेहरे पर कालिक लगाने और उसकी आड़ में ये वसूली चल रही है बिल्कुल। कि लोग उसी में बिजी रहे हैं और पीछे से आप जो है वो क्या कहते हैं कंपनियों से पैसा वसूलते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आने वाले दिनों में मार्च के पहले और दूसरे हफ्ता में इलेक्शन कमीशन पर जब डेटा लीक हो रहा है, डेटा जब जग जाहिर हो रहा है, तब इस पर हम विस्तार से विमर्श करेंगे और उन कंपनियों को भी खोजने की कोशिश करेंगे, उसमें से टोह लेने की कोशिश करेंगे किसने कितना चंदा दिया और किनके यहाँ छापा पड़ा। राज बहुत कुछ खुलने बाकी है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।